हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे एसिड के टेस्ट के बारे में कि एसिड का टेस्ट होता है सावर। अगर लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड कलर में अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग समझेंगे कि वो एसिड्स है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि कोरोसिव नेचर का होता है, मतलब कोरोजन ये क्रिएट कर सकता है। आज हम लोग केमिकल नेचर पढ़ेंगे कि आखिर उसका केमिकल नेचर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, एसिड्स को अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो लिखेंगे एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कोई भी एसिड है, अगर उसके अंदर मेटल को डाल दिया जाए तो क्या बनाएगा, ये मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में बाहर जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब इसमें है कि किसी भी, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक एसिड ले लिए HCl और हम लोग इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिए, तो ये क्या करेगा, Cl इसके साथ आ जाएगा और ये बना देगा NaCl और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व कर देगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास H2SO4 है और इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिए, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और MgSO4 बनाएगा और यहाँ से फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर रिएक्शन हो रहा है तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन याद रखना बच्चों कि सारे मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया गया होगा और मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, याद रखिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, इसके बाद है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। इधर से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि रिएक्टिविटी घटेगा। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी मेटल है ये एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। नीचे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये नहीं रिएक्ट करते हैं, डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। किसी भी तरह के एसिड के साथ ये लेड से लेकर यहाँ तक रिएक्ट नहीं करेंगे और ये सब रिएक्शन करते हैं और ये सब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराए तो कर सकता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम वायलेंट रिएक्शन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी वायलेंट होता है लेकिन इनसे कम होता है। तो याद रख सकते हैं कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में जो ये मेटल्स हैं यही रिएक्शन में भाग लेंगे। और इसको याद कैसे रख सकते हैं बच्चों, तो इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो आप, K फॉर केदार, नाथ का माली, आलू, जरा सा। ठीक है, इसमें आयरन छूट गया बच्चों, Fe, इसके बाद Fe था जिसको हम लोग फीका बोलेंगे, जरा सा फीका, और आयरन तक रिएक्शन होता है, यहाँ तक रिएक्शन होता है। ये इसका हो जाएगा पकाता है। और इधर लिख सकते हो हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें इसके बाद आपको छूट चुका है, इसमें केदारनाथ का माली, आलू, जरा सा फीका, Fe है बच्चों यहाँ पे, Fe मतलब आयरन। ठीक है, पकाता है। हाई कोर्ट, यहाँ पे कॉपर छूट गया है, Hg के बाद हाई कोर्ट है आपका पटना में। ये जस्ट याद करने का तरीका है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है
हाई कोर्ट है आपका पटना में। इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज को बताता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। इसको नोट में लिखेंगे। तो एक एसिड है, नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। आप पूछोगे कि ऐसा क्या बात है कि सर ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो देखो बच्चों, अभी तक जो हमने देखा था अभी HCl प्लस Na को, तो ये क्या किया, Cl को ले रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। मतलब सोडियम के पास क्या है कैपेसिटी कि हाइड्रोजन को भगाना, रिमूव करना। तो हाइड्रोजन का अगर ये रिमूव कर लिया तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2। लेकिन ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपने साथ नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। अब ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा तो रिएक्शन होगा नहीं, ये फिर से ऐसा ही रह जाएगा। जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा बच्चों तब तक रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, और जब तक ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका रीज़न यही था कि ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन को ऐड करना चाहेगा, ये ऑक्सीजन को निकलने नहीं देगा अपने पास से। इसीलिए कहेंगे कि ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को काफ़ी मजबूती के साथ रखेगा और ये तोड़ने नहीं देगा उस बॉन्ड को, जिसके कारण फिर से रिएक्शन हो पाए। तो लिखेंगे HNO3 डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इसीलिए क्या करता है, ये मेटल के साथ कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या कोई ऐसा मेटल है जो इन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो देखिए दो मेटल्स हैं, ऐसे दो मेटल्स हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं, और दोनों मेटल हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो है वो रिएक्शन कर सकता है और मैग्नीशियम जो है इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन रिएक्ट विथ। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ रहते हैं, और इनका रिएक्शन करने का कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये कम रहे, HNO3 कम रहेगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो लूजली हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन HNO3 का कम रहे, जैसे डाइल्यूट एसिड बताए थे, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड हो जाए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा रहेगा और एसिड बहुत कम रहेगा, तो इसकी ताकत इतना कम हो जाएगी कि ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो इन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो लिखेंगे मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन रिएक्ट विथ HNO3 वेरी डाइल्यूट, लिख लीजिए वेरी, जितना टाइम्स लगाना चाहो, वेरी डाइल्यूट HNO3। बहुत ही ज़्यादा HNO3 अगर डाइल्यूट है उसके साथ ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो याद रखना बच्चों, मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं ये वायलेंट रिएक्शन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है इनका, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा तो हीट इवॉल्व होगा, तो हीट भी इवॉल्व होता है ऐसे रिएक्शन में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरा रिएक्शन जो है एसिड्स का, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए दूसरा रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, दूसरा जो रिएक्शन है हम लोग पढ़ते हैं एसिड्स का, वो पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। मेटल कार्बोनेट तो आप जानते हो CO3 होता है बच्चों, और इस पर चार्ज होता है 2-। अब देखिए कभी भी मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ भी सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी फॉर्म होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होता है। तो जब कभी भी अगर रिएक्शन हो रहा है मेटल कार्बोनेट से, तो याद रखिएगा सॉल्ट फॉर्म होगा और
क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसमें लिख देते हैं एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व होगा। कभी भी ऐसा रिएक्शन हुआ कि एसिड हो और मेटल कार्बोनेट हो, तो जब ये रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ये फॉर्म करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 और ये रिएक्शन फॉर्म होगा। अब याद रखिए कि इन रिएक्शंस के बाद ये जो हमारा रिएक्शन है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, HCl एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को Na2CO3। अब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का 2 चार्ज इस पे आया, इसका 1 चार्ज इस पे चला गया। तो देखो क्या होगा बच्चों, आप लोगों को 2 चीज़ें याद है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, अब सॉल्ट बनाना है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे CO3 था, तो CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ से सोडियम और क्लोरीन और हाइड्रोजन तो निकल गया है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन जो निकला है वो इसके साथ आ गया, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए ये कैसे रिएक्ट किया है बच्चों, ध्यान से समझ लेते हैं इस रिएक्शन को कि कैसे ये रिएक्ट किए हैं। देखिए इसमें H जो है वो प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे Na जो है वो प्लस है और CO3 जो है वो माइनस है। अब यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे है कि CO3 में से एक ऑक्सीजन CO2, ये जस्ट आपको समझने के लिए, CO2 बाहर रिलीज हो गया है। अब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये जो था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये मिल के बना दिए H2O। अब बच गया Na और Cl, तो Na और Cl मिल के बना देंगे यहाँ पे क्या, NaCl। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग बैलेंस करके देख लेंगे। तो बैलेंस है, ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, तो इस तरह से ये बनता है। अगर आपको कुछ दूसरे कार्बोनेट के साथ देखना है तो देखिए H2SO4 इस बार ले लेते हैं एसिड, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे आपको पता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही होगा। अब ये कैल्शियम इस सल्फेट के साथ मिल करके एक सॉल्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 2 6 1 7, इधर कितना है 4 और 3 7। ठीक है, तो सब कुछ बैलेंस है। तो इस तरह से जब भी मेटल जो है वो रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ, तो बनाते हैं सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन देखते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में एक ही है, दोनों का रिएक्शन एक ही है, इसमें भी यही चीज़ें फॉर्म होता है। तो रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएंगे, सेम रिएक्शन है। इसमें भी हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, इसी को बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, HCO3 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCO3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अब याद रखिएगा, तो जब भी एसिड अगर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस पे चार्ज -1 होता है बच्चों, तो जब भी इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सेम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे सॉल्ट के साथ। तो चलिए लिख लेते हैं, इसमें भी क्या होगा, एसिड अगर रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, मेटल हाइड्रोकार्बन HCO3 के साथ, मेटल HCO3 यानी कि मेटल बाई कार्बोनेट लिख देते हैं बच्चों, बाई कार्बोनेट। तो फॉर्म क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये फॉर्म होता है इसके रिएक्शन के बाद भी। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, HCl ले लिए और सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 ले लिए। तो देखो बच्चों H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनना ही बनना है। अब क्या यहाँ पे बच गया, तो देखिए
एक H और एक H मिल के H2 हो गया, और एक इसमें से ऑक्सीजन आ गया तो H2O हो गया। अब इसमें CO2 जो बचा था वो यहाँ चला गया, तो अब बचा कौन है, Na और Cl, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। तो इस तरह से ये सॉल्ट फॉर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो गया। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे H2SO4 को पोटेशियम कार्बोनेट के साथ KHCO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर से वही होगा, वाटर फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही। अब बच गया पोटेशियम और ये सल्फेट, तो क्या बना देगा, K2SO4। अब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे K2 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम हो गया 2। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 2 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो हाइड्रोजन को कर देते हैं 4। अब चलिए हाइड्रोजन तो हो गया, अब कार्बन को देख लेते हैं। तो कार्बन इधर कितना है, इधर कार्बन 2 है और इधर कार्बन 1 ही है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इधर कार्बन कितना हो गया, 2, इधर भी कार्बन हो गया 2। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, 4 और 3 2 जा 6, 4 + 6 10 हुआ। इधर देखिए 4 2 6 और 2 2 जा 4 10, यानी कि हो गया ना 10 दोनों तरफ, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं कि अगला, अगर मेटल एसिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो क्या होगा। रिएक्शन विथ बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो सॉल्ट का डिफिनीशन में ही बताए थे कि एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, acids reacts with base to form salt and water, ठीक है। the acid in this reaction acid and bases न्यूट्रलाइज, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं each other, so this type of reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बच्चों, अब ये एसिड आपका कैसा लगता है, ये सावर रहता है टेस्ट में, और बेस कैसा रहता है, बीटर रहता है। बस दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, एक अलग ही टेस्ट, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दिए, ना सावर रहा ना बीटर रहा, उसी को बोल देते हैं न्यूट्रल बना दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। मतलब आप समझ गए कि अगर एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें फॉर्म होगा सॉल्ट और वाटर। तो इस तरह से हमारा जो है फॉर्म होता है। आप किसी भी एसिड को ले लो, जैसे HCl ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये फॉर्म करेंगे, वाटर तो फॉर्म होना ही है। अब वाटर चला गया, OH और H चल के कितना हो गया, H2 हो गया, तो यह क्या बच जाएगा, NaCl। इसी तरह से अगर आप H2SO4 को लेते हो और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हो, MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, वाटर तो बनेगा ही, और मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा मैग्नीशियम के साथ, MgSO4। अब बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 4 है, तो इधर हाइड्रोजन को कर लेते हैं 4। अब देख लीजिए मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो बैलेंस है। तो इस तरह से एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। अब हम लोग मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन देखते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड का अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, देखिए। फिफ्थ है
रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं? तो मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके बच्चों सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करते हैं। तो लिख सकते हैं एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। जैसे एसिड है कोई, मान लीजिए, अगर उसको मेटल के साथ रिएक्ट कर दिए, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिए, तो ये बना देंगे सॉल्ट और वाटर। अब कोई एसिड ले लिए और कोई मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि सोडियम, ये तो वाटर तो फॉर्म करेंगे, चलिए वाटर में ऑक्सीजन भी चला गया और H भी चला गया, अब बच गया सोडियम और क्लोरीन, मिलके बना देंगे NaCl। अब इधर सोडियम 2 है तो इधर 2 करेंगे सोडियम को, तो क्लोरीन भी हो गया 2, तो इधर भी क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो मेटल ऑक्साइड अगर मिल करके इसके साथ एसिड के साथ सॉल्ट बना रहे हैं, और आप जानते थे कि इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि एसिड के साथ बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, ये रिएक्शन होता है। इसका मतलब जो मेटलिक ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बेस के नेचर को फॉलो करता है। इसीलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख देंगे, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब ये बेस के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो लिख देंगे मेटलिक ऑक्साइड्स बिहेव एज बेसिक इन नेचर में ये बेसिक की तरह बिहेव करते हैं। कौन? मेटलिक ऑक्साइड। यही नहीं है बच्चों, मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड को भी अगर हम देखेंगे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड को भी, तो वो भी सॉल्ट के साथ एसिड के साथ सॉल्ट ही फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस है हमारा एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? यानी कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एसिड का कुछ डिफिनीसन बताया था, तो उनके अकॉर्डिंग एसिड्स का क्या डिफिनीसन होगा। ठीक है, तो लिखते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, इनका कंसेप्ट क्या था एसिड के बारे में, ये क्या सोचते थे एसिड के बारे में? तो ये बताते थे कि एसिड वो सब्सटेंस है जिनको वाटर के साथ अगर मिक्स किया जाए तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं, यानी कि H+ आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था एसिड्स डिसोसिएट और रिलीज H+ आयन्स इन वाटर में एसिड्स जो क्या है वो क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं, और फर्दर ये H+ आयन जो है वाटर के मॉलिक्यूल से मिल करके ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन। मतलब H+ आयन्स रिएक्ट विथ वाटर मोलिक्यूल टू फॉर्म आयन्स which is called हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, वाटर के साथ जैसे ही मिक्स करेंगे तो एसिड क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है, अब एक बात समझिए ध्यान से कि जो भी एसिड्स हैं वो एसिड्स की तरह तभी बिहेव करेंगे जब वाटर के अंदर वो H+ आयन्स को रिलीज कर रहा है। अगर H+ आयन्स को रिलीज नहीं करेंगे तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख लो, जैसे हमारे पास HCl है, अगर इसमें वाटर अगर मिलाते हैं तो क्या होता है? H+ आयन में ये ब्रेक हो जाता है और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ये क्यों ब्रेक हुआ बच्चों, इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, वाटर जो है वो एक तरह का पोलर है,
अब ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन के पोलर को अपने तरफ खींचता है, इससे Cl से अलग करता है। तो हाइड्रोजन जो है वो पोलर है, इसीलिए इस पोलर को अपने तरफ खींच करके इसको रिमूव कर देता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं वाटर इज पोलर एंड इट ब्रेक्स द बॉन्ड ऑफ H+ एंड Cl-। ठीक है, अब देखिए इसी प्रॉपर्टी के कारण आयंस ये रिलीज कर रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी के कारण एसिड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जहाँ भी आयंस रिलीज होगा वो क्या होगा, एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है। तो लिखेंगे एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन याद रखना बच्चों, जो H+ आयंस में ब्रेक ही नहीं होगा, जैसे अगर इसको बताएं ड्राई HCl, ये कभी भी इसमें ड्राई HCl का मतलब हुआ कि HCl गैस के फॉर्म में है, और यहाँ पे आपको अगर वाटर के अंदर इसको मिलाया जाएगा तभी जाके H+ आयन टूटेगा, और H+ आयन नहीं टूटेगा तो ये डज नॉट रिएक्ट, मतलब डज नॉट ब्रेक। अब ये दोनों एक दूसरे से H+ और Cl- में नहीं ब्रेक करेंगे, ड्राई HCl है, जब तक इसमें वाटर नहीं मिलाया जाए। तो ये क्या करेगा, ये कंडक्ट भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेगा। तो इसको लिखेंगे कि जो हमारा ड्राई HCl है, ये इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है, ये आयन का रिलीज करना। लेकिन क्या है कि अगर ये हमारा ड्राई फॉर्म में है, वाटर है ही नहीं, तो ये H+ और Cl- में ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसी कारण से आप देखोगे कि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बच्चों, और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मतलब रेन वाटर जो होता है बच्चों, रेन वाटर कंडक्ट, नोट में लिख लेंगे इसको, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बच्चों। तो नहीं करने के पीछे रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि डिस्टिल्ड जो वाटर होता है वो H+ आयन में ब्रेक डाउन नहीं होता है, लेकिन रेन वाटर क्या है, ये H+ आयन में ब्रेक हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ तो मिलेगा ही, H2O के साथ जाकर के मिल जाता है, और नीचे से जो भी जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिल करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब ये एक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ। उसी तरह से हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जा करके H2O के साथ मिल करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो हर तरह के एसिड्स जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा करके वाटर के साथ मिलता है, वाटर वेपर के साथ ऊपर जाता है, तो वाटर वेपर जो कंडेंस होके गए रहते हैं यहाँ से, तो कंडेंस होते हैं, तो उसी के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके ये क्या बना देते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो इस तरह से ये एसिडिक जो है रेन वाटर, इस कारण से ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि ये एसिड जो है इसमें वाटर का फॉर्म था, वाटर था। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर इसमें आप कोई एसिडिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब ये H+ में टूटेगा ही नहीं, तो ये आयंस में नहीं ब्रेक होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, लिख सकते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है, और रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे यूजेज ऑफ एसिड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए।